दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग सल्तनतकालीन चिकित्सा और खगोल शास्त्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सल्तनत काल में कुछ विषयों जैसे कि चिकित्सा हो गया या फिर खगोल विज्ञान, आयुर्विज्ञान, खगोल विद्या, इन सारे विषयों में सल्तनत काल में उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे या फिर आमिर लोग हुआ करते थे उनसे इन सारे विषयों में विशेष संरक्षण प्राप्त था और वे इन सभी कार्यों के लिए प्रोत्साहन भी दिया करते थे। जैसे उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था बर्नी, उनकी एक फेमस बुक थी और उस बुक का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी, इनकी बुक का क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। इस बुक में अर्थात इस किताब में, बर्नी की इस बुक में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक विशेष लंबी तालिका प्रस्तुत की गई है। और जैसा कि मौलाना बदरुद्दीन हो गए या फिर मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध ये सब चिकित्सक थे। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर। और जैसे कि मच्छेंद्र कौन थे? ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे। सल्तनत काल में प्रसिद्ध वैद्य का मतलब ही डॉक्टर ही होता है। तो वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य जिनका नाम था मच्छेंद्र, और एक शल्य चिकित्सक थे जिनका नाम था जोग। शल्य चिकित्सक, ये मशहूर शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक का मतलब होता है जो सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उन्हें शल्य चिकित्सक कहा जाता है। तो मध्यकाल में शल्य चिकित्सक भी हुआ करते थे। और इसी के साथ ये मध्यकाल में यहाँ तक ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस समय बहुत सारे शल्य चिकित्सक भी थे। वे केवल शल्य चिकित्सक अर्थात ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि वे क्या करते थे? कृत्रिम अंग मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल ऑर्गन को बनाते थे और उन्हें इंसानों के बॉडी में ट्रांसप्लांट भी करते थे अर्थात लगाते भी थे। और यहाँ तक कि वे काट कर पथरी भी निकाल सकते थे। मतलब इंसान के शरीर से पथरी वगैरह अगर बॉडी में है, पेट में, तो पथरी को भी निकाल सकते थे और मोतियाबिंद जैसे भयंकर रोगों को भी समाप्त कर सकते थे। अर्थात इतने ज्ञानी उस समय के शल्य चिकित्सक यानी सर्जन हुआ करते थे। किस समय? सल्तनत कालीन हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे कृषि। सल्तनत काल में कृषि, हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है कृषि। सल्तनत कालीन कृषि। जो सल्तनत काल था उस समय अधिकांश जनता क्या थी? कृषि पे ही निर्भर होती थी। जो लोग हुआ करते थे, आम जनता, वे कृषि करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो आज भी हमारे भारत में अधिकांश लोग कृषि पे ही निर्भर है। तो वैसे सल्तनत काल में भी अधिकांश आबादी किसान थे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ता था या फिर युद्ध होने के कारण किसानों पे सबसे ज्यादा समस्या आती थी और उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जो जीवन स्तर था वो बहुत ही ऊंचा नहीं था। गांव के बहुत ऐसे भी अधिकारी थे जो बहुत बड़े उच्च पद पे हुआ करते थे और उच्च पद पर होने के कारण वे किसानों की मजबूरियों का फायदा उठाते थे और उनसे जबरदस्ती मालगुजारी या राजस्व अदा करने के लिए बोलते थे और अपने हिस्से का भी उनसे जबरदस्ती मांग लिया करते थे। और इस तरह से किसानों का जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है व्यापार और उद्योग। सल्तनत काल में व्यापार क्या था, कैसा था और उद्योग किस चीज का उद्योग किया जाता था? तो सबसे पहले जो मुस्लिम थे, मुस्लिम विजय ने देश के उद्योगों और वाणिज्य व्यापार में ये लोग बाधा नहीं डाले थे। गांव तथा शहरों में कारीगर एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था
उनके औजार भी वही हुआ करते थे, तो जो पहले थे वही औजार थे। अभी हम लोग औजार के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ विशेष प्रकार के नए औजार बने, जैसे कि बर्तन पर कलाई करने वाले, घोड़े की नाक और रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले इत्यादि। ये विभिन्न प्रकार के औजार भी हमें देखने को सल्तनत काल में मिलते हैं। अभी हम लोग औजार के बारे में पढ़े, या फिर अभी पढ़ लेते हैं अस्त्र शस्त्र के बारे में। सल्तनत कालीन अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र किस तरह के होते थे और वे कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते थे? कौन कौन से अस्त्र शस्त्र थे जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ करते थे? ऐसे कौन सा स्थान था जहाँ के अस्त्र शस्त्र बहुत फेमस हुआ करते थे? अस्त्र शस्त्र का विकास, सल्तनत काल में अस्त्र शस्त्र का विकास किस स्थान पे सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है? तो मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम जो तलवारें हुआ करती थी वे सबसे ज्यादा बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। तलवारें कहाँ बनती थी? तो जैसे कि हम लोग राइट करेंगे, तलवारें सबसे ज्यादा सर्वोत्तम ये बनारस में, बनारस और सौराष्ट्र में हमें देखने को। तो जो तलवारें हुआ करती थी सबसे ज्यादा बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। इसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा के प्रांत में भी इसके लिए मशहूर था, तलवार के लिए। इसके बाद राजस्थान और गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे जिन्हें चाकू कहा जाता है, धनुष और तीरों की भी बड़ी मांग थी। सियालकोट में और मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सबसे ज्यादा सर्वोत्तम हुआ करती थी। तोड़दार बंदूक के अलावा लोहे का उपयोग बहुत सी चीजों में किया जाता था, जैसे कवच, ढाल, हथियार, बंदूक और तोप के गोलों में भी तो लोहे का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की, इसमें भी अभी और कुछ है, जैसे कि इसके अतिरिक्त जैसे शाही कारखाने थे जिसमें फारस देश के जो तकनीक थी, तो जो फारस देश की तकनीक थी उनका प्रयोग दिल्ली के सुल्तानों द्वारा किया जाने लगा था। इन कारखानों के राज परिवार तथा दरबारी लोगों की जरूरत थी, उनकी जो जरूरतें वाली चीजें होती थी उन सारी चीजों को इन सब कारखानों में बनाया जाता था। मुद्रा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार हुए हमें देखने को मिलता है, जैसे कि उस समय चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनवाया गया था, जिसे किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने अपने समय काल में बनवाया था। और इसके साथ साथ व्यापार का भी विकास हुआ, जिसमें शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर उत्तम कपड़ों और सोने एवं चांदी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे। बंगाल के सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए बहुत ही ज्यादा विख्यात होने लगे। वस्त्र निर्माण अर्थात कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी 13वीं और 14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है, जिसमें चरखे का विकास हुआ। मुसलमानों द्वारा भारत में चरखे का विकास हुआ, और जब चरखे का विकास हुआ तो उस समय कपड़े के उत्पादन में बहुत ही ज्यादा सुधार हमें चरखे के द्वारा देखने को मिलता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ जो व्यापार हो रहे थे, भारतीय कपड़े की धाक उसमें पहले से ही जम चुकी थी। कपड़ों के में जो भी व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार भारतीयों के लिए, भारतीयों ने अपनी धाक पहले ही जमा ली थी कपड़ों के व्यापार में। और पेड़ पौधे और खनिज स्रोतों से विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य भी किया जाने लगा। अर्थात कपड़ों में मतलब पहले के समय में क्या होता था कि पेड़ पौधे या फिर जो खनिज स्रोत होते थे उनसे रंग प्राप्त किए जाते थे, और उन रंगों के द्वारा कपड़ों में कलर किया जाता था। और उस काल में भी चीन से कपड़ों का निर्यात किया जाने लगा था। चीन से कपड़ों का निर्यात होता था, अर्थात वहां से कपड़े भारत में आते थे चीन से। इस काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जल और थल अर्थात जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से किया जाने लगा था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था, अर्थात दूसरे देशों से भारत में मंगवाता था, और आयात का मतलब अपने देश से दूसरे देशों में भेजता था, जिसमें कि चर्म और धातु से बनी वस्तुएं जैसे फारसी डिजाइन आधारित गलीचे बहुत ही ज्यादा फेमस थे। भारत पश्चिमी एशिया के उच्च कोटि के कुछ कपड़े जैसे साटन के कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य वस्तुएं, घोड़े, और चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी का बर्तन आयात करता था।
इसके बाद लास्ट हेडिंग है हमारी यातायात। यातायात ये हमारी लास्ट हेडिंग है। तो यातायात क्या था? दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात और जो संचार का विकास बहुत ही अच्छे से हुआ था। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का तो विकास नहीं हुआ था, लेकिन उस समय क्या होता था, लोग परिवहन के रूप में कुलियों, जानवरों और चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी किए जाने लगा था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था और कुछ जानवरों का प्रयोग किया जाता, जैसे कि सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर या कभी कभी गधों, ऊंटों का भी प्रयोग माल ढोने के लिए किया जाता था। नदियों में नावों और सागर में पाल जाने वाले जलयानों का भी उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता था। इस तरह से यातायात का भी विकास हो चुका था सल्तनत काल में। और जो आज का हमारा चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसलिए आज मेरा क्लास भी यहीं पे कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।